हेलो वेलकम टू तेज एजुकेशन साथियों। तो छात्रावास अधीक्षक परीक्षा के लिए आज हम हिंदी विषय का तीसरा प्रैक्टिस सेट आपको याद करवाने वाले हैं। साथियों साथ ही आपको हर प्रश्न का आंसर कमेंट करना है और इस प्रैक्टिस सेट में हमने 25 प्रश्न लिए हैं। आपका स्कोर क्या रहेगा लास्ट में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। लेकिन एक खास जानकारी आपको दे दूं, अगर आप नए हैं तो व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर शामिल हो जाएं। इस व्हाट्सएप नंबर पर हॉस्टल वार्डन लिखकर भेजें। और साथियों छात्रावास अधीक्षक परीक्षा के लिए हम आपको ब्रह्मास्त्र पीडीएफ प्राप्त करवा रहे हैं, जिसमें 10,000 प्रश्न रहने वाले हैं लगभग, और 500 टेस्ट आपको इसी में मिलेंगे। ये केवल 99 रुपए में हमारे तेज एजुकेशन ऐप पर उपलब्ध हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहला प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है कि रोमन निम्नलिखित में से किस भाषा की लिपि है? हिंदी भाषा की लिपि है या पंजाबी की या रूसी की या फिर अंग्रेजी की? तो आप अच्छे से याद रखें कि रोमन जो है अंग्रेजी भाषा की लिपि है। आपको ये बहुत अच्छे से ज्ञात भी होगा कि भाई हिंदी भाषा की जो लिपि होती है वो क्या होती है भाई? देवनागरी होती है। ठीक है, अब आप मुझे ये कमेंट बताएं कि देवनागरी और कौन कौन सी भाषाओं की जो है लिपि है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। देखिएगा, रोमन लिपि जो है अंग्रेजी के साथ साथ फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश, इटालियन, पोलिश और मीजो। ठीक है, तो महत्वपूर्ण है फ्रेंच, जर्मन, स्पेनिश और इटालियन, इन सभी की भी लिपि है रोमन। ठीक है, प्रश्न देखिएगा कि वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग कौन सा भाई? वैज्ञानिक तकनीकी शब्दावली आयोग नई दिल्ली में जो है, इसके द्वारा हिंदी में मानक रूप से कितने वर्ण निर्धारित किए गए हैं भाई? 43, 46, 52 या फिर 53? तो आप याद रखें कुल 52 वर्ण निर्धारित किए गए हैं। ठीक है, मानक रूप से हिंदी के कितने वर्ण हैं? 52। लेकिन धीरेन्द्र वर्मा के अनुसार 53 है। ठीक है, कामता प्रसाद गुरु के अनुसार 46 वर्ण है हिंदी में, और किशोरी दास बाजपेयी के अनुसार जो है 43 वर्ण है हिंदी में। ओके, और मानक रूप से कितने माने हैं भाई? 52 माने हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 3 देखें कि स का उच्चारण भाई कहाँ पर होता है? ओष्ठ के द्वारा या तालु के द्वारा या दंत के द्वारा या कंठ के द्वारा? तो आप याद रखें स का जो उच्चारण स्थान है ये दंतों से होता है भाई। आप सब बोलकर देखें स, तो आपके दांतों की तरफ जिह्वा आ रही है और दांतों का पूरी तरह से यूज हो रहा है। ठीक है, इसके दांतों का यूज भाई किस किस में होता है? थ बोलने में, त, ध, न, स। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है अनुच्छेद का सही संधि विच्छेद क्या होगा? विकल्प है कि अनु धन छेद या अनुह धन छेद या अनह धन उच्छेद या अनह धन उच्च धन छेद। तो आप याद रखें अनुच्छेद का संधि विच्छेद होता है अनुधन छेद। ठीक है, अनुच्छेद। इसी के साथ साथ बिल्कुल इसी की तरह परिच्छेद का भी संधि विच्छेद इसी तरह होता है परिधन छेद। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि जब विसर्ग के साथ स्वर मिल जाए या फिर व्यंजन मिल जाए तो इस प्रकार से जो विकार उत्पन्न होता है उसे कौन सी संधि कहा जाता है भाई? तो बिल्कुल ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। जब भी विसर्ग के साथ स्वर या व्यंजन है तो वह विसर्ग संधि ही है। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न क्रमांक 6 देखें कि भरपेट शब्द में कौन सा उपसर्ग प्रत्यय प्रयुक्त किया गया है? उपसर्ग कौन सा है भरपेट में? भ या पेट या भा या भर? लेकिन पहले तो आपको ये पता होना चाहिए कि उपसर्ग जो है कहाँ पर यूज किए जाते हैं? किसी भी शब्द के पीछे। किसी भी शब्द के कहाँ पर भाई? पीछे बताइए, या फिर आगे यूज किए जाते हैं? जल्दी से मुझे कमेंट करके बताओ भाई, तभी आप इसका सही जवाब बता पाओगे। तो आप याद रखें भरपेट में जो उपसर्ग भाई यूज किया गया है ये कौन सा है भाई? आगे यूज किया जाते हैं। कहाँ पर? आगे। तो आगे तो भर का यूज किया गया है, तो विकल्प डी इसका सही जवाब है। ठीक है, यहाँ पर कौन सा उपसर्ग है भरपेट में? भर उपसर्ग है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। भर उपसर्ग के साथ जो यूज है वो है भराई। भर का यूज भरपूर में भी है, भरसक में और भरमार में। प्रश्न है कि कौन से शब्द की बर्तनी शुद्ध है? ठीक है, यहाँ पर शुद्ध रूप से कौन सा शब्द लिखा हुआ है? अरमुद या कनिष्ठ, अनुकूल या अद्वितीय? तो याद रखिएगा कनिष्ठ यहाँ पर बिल्कुल शुद्ध लिखा है। इसके अलावा देखिए
अर्मुद नहीं अर्मुद होता है, अनुकूल का नहीं अनुकूल होता है, अद्वितीय नहीं अद्वितीय होता है। ठीक है, आगे बढ़ते प्रश्न है कि हाथों हाथ, इसमें कौन सा समास है भाई? अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास, या फिर बहुब्रीहि समास, या तत्पुरुष समास? तो हाथों हाथ, ठीक है, इसमें समास है आपका अव्ययीभाव समास। ठीक है, विकल्प ए इसका सही जवाब है। ठीक इसी तरह से हाथों हाथ की तरह जैसे घड़ी घड़ी, इसमें भी अव्ययीभाव समास, गांव गांव अर्थात प्रत्येक गांव, ठीक है, बीचों बीच अर्थात बीच के भी बीच में। ठीक है, तो ये सभी के अव्ययीभाव समास के उदाहरण है। प्रश्न है कि पागलपन में प्रत्यय आपको बताना है भाई। पागलपन, देखिए अभी हमने देखा कि उपसर्ग जो रहते हैं, उपसर्ग ये भाई कहाँ पहले जुड़ते हैं किसी भी शब्द के, जैसे भर पेट। ठीक है, तो इसमें भर का यूज किया गया था उपसर्ग के तौर पर। पागलपन में प्रत्यय के तौर पर जो है किसका भाई? पन का यूज किया गया है। ठीक है, पागल के लास्ट में किसका? पन का। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न है कि लेखकों के उपनाम किस विराम चिन्ह के भीतर वही लिखे जाते हैं? तो आप याद रखें, इकहारा उद्धरण चिन्ह के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न है कि वे शब्द जो संज्ञा के किसके स्थान पर, जो संज्ञा के स्थान पर वे प्रयुक्त होते हैं वो क्या कहलाते हैं? संज्ञा कहलाते हैं, या सर्वनाम, या कारक, या वचन? तो आप याद रखिएगा, जो शब्द संज्ञा के स्थान पर ही यूज किए जाते हैं वे सर्वनाम कहलाते हैं। प्रश्न क्रमांक 12 आपकी स्क्रीन पर कि बहन कैसा शब्द है भाई? यह एक समूहवाचक संज्ञा है बहन, या व्यक्तिवाचक संज्ञा है, या भाववाचक संज्ञा है, या फिर जातवाचक संज्ञा है भाई जो है बहन? तो आप याद रखिएगा, बहन जो है यह जातवाचक संज्ञा है। ठीक, प्रश्न है अगला कि 9 बजने को 10 मिनट है, इस वाक्य का शुद्ध रूप आपको बता देना है। ठीक है, क्या भाई 9 बजने को 10 मिनट हैं? तो 9:10 है गलत, 9 बजने में 10 मिनट है बिल्कुल सही। ठीक है, तो विकल्प बी इसका सही जवाब। बी और सी दोनों एक जैसे हैं, ठीक है, बराबर लगा दिया मैंने। चलो आगे बढ़ते। प्रश्न है कि लिंग के अनुसार शुद्ध जोड़े का चयन आपको करना है, जैसे गुणवान, गुणहीन। ठीक है, गुणवान लड़का और गुणहीन जो है लड़की। ठीक है, महिला। गुणवान या फिर गुणपूर्वा कहते हैं महिला को, पुरुष को गढ़वान या महिला को गुणवती कहते हैं, पुरुष को गुणवान या महिला को गुणसारी कहते हैं। बताइए भाई कौन सा जोड़ा यहाँ पर सही है? तो आप याद रखें, गुणवान और गुणहीन नहीं, गुणवान और गुणवती। विकल्प सी इसका सही जवाब है। ठीक है, विकल्प सी इसका सही जवाब है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द भाई निम्न में से कौन सा नहीं है? किसका? स्वर्ग का पर्यायवाची। ठीक, इसके लिए तो भाई हमें स्वर्ग के पर्यायवाची पूरे पता होना चाहिए, तभी आप इनको सही कर सकते हैं। तो साथियों, स्वर्ग के जो पूरे पर्यायवाची है, स्वर्ग अर्थात द्यो, देवलोक, इंद्रपुरी, वैकुंठ और सुरलोक। ठीक है भाई, तो अड्यग इसका सही जवाब। ये जो है स्वर्ग का पर्यायवाची नहीं, ये सारे पर्यायवाची आपको अच्छे से याद रखने स्वर्ग के। अगला प्रश्न है कि अमृत शब्द का पर्यायवाची कौन सा है? किसका भाई? अमृत शब्द का। आंसर कमेंट करें जल्दी से, क्या होगा आपके अनुसार? ठीक है, तो इसका सही जवाब है कि अमृत शब्द का पर्यायवाची सुधा होता है। ठीक है भाई, क्या होता है? सुधा। ठीक है, अमृत को सुधा कह लो, या सोम कह लो, या अमेय कह लो, या जीवनोदक कह लो, या सुरभोग कह लो, या पीयूष कह लो भाई अमृत को। प्रश्न है कि काल के कितने प्रकार होते हैं? अच्छा प्रश्न है, तो आप याद रखें कि काल के साथियों 3 प्रकार होते हैं। कितने होते हैं? 3 प्रकार होते हैं। वर्तमान काल होता है नंबर 1, नंबर 2 भूतकाल, और नंबर 3 भविष्य काल। अगला प्रश्न है कि अनेकार्थी शब्द, अनेकार्थी शब्द अच्छ का आशय किससे नहीं है? अच्छा प्रश्न है, तो अनेकार्थी शब्द अच्छ का आशय नहीं है साथियों, भूतल से। ठीक, अच्छ का अर्थ होता है कील भी होता है, अच्छ अर्थात ज्ञान, अच्छ अर्थात आत्मा, अच्छ अर्थात रुद्राक्ष, अच्छ अर्थात गरुण, अच्छ अर्थात सुहागा। ठीक, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है निम्न में से सम्मुख का विलोम शब्द कौन सा है भाई? सम्मुख का। अच्छा प्रश्न, तो आप याद रखें सम्मुख का विलोम है नेपथ्य। ठीक, विकल्प बी सही जवाब। आगे बढ़ते हैं, नेपथ्य या विमुख। ठीक, प्रश्न है कि ढिंडोरा पीटने वाला, इसके लिए एक शब्द आप क्या कहेंगे भाई? ढिंडोरा पीटने वाला, इसे ढोंगी कहते हैं भाई, या ढिंडोरिया कहते हैं, या ढलाई, या ढोलकिया। तो जो ढिंडोरा पीटता है छोटी छोटी बातों का,
ठीक है, कुछ भी हो जाए अच्छा तो और ढिंडोरा पीट देगा हर जगह। तो इसका सही जवाब साथियों इसे ढिंडोरिया कहते हैं, विकल्प बी सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रस के कितने भेद हैं? अच्छा प्रश्न है। तो आप याद रखें कि रस के साथियों 9 भेद होते हैं दिए गए विकल्पों के अनुसार। देखिए आपको ये एक चीज बहुत अच्छे से याद रखनी है कि भरत मुनि ने 8 रस माने हैं और 9वां रस साथियों कौन सा है? शांत रस है। ठीक है, अगला प्रश्न है कि रस के कितने अंग होते हैं? ठीक है, ऊपर तो भेद देखे 9 भेद होते हैं रस के, और रस के अंगों की बात करें तो रस के 4 अंग होते हैं। ठीक है भाई, कौन कौन से 4 अंग? स्थायी भाव होता है, विभाव होता है, अनुभाव होता है। ठीक है, स्थायी भाव, भाव विभाव, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव, ये 4 अंग हैं और 9 भेद थे। प्रश्न है कि पार्श्ववती का तद्भव शब्द क्या है? अच्छे से याद रखें, इसका सही जवाब है विकल्प बी पड़ोसी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न है कि कीचड़ उछालना मुहावरे का सही अर्थ क्या है? आप याद रखें, कीचड़ उछालना इस मुहावरे का सही अर्थ है बदनाम करना, यूं ही। ठीक है, अगला प्रश्न कि बांधा है विद को किसने इन काली जंजीरों में? यह इस पंक्ति में भाई कौन सा अलंकार है? बांधा है विद को किसने इन काली जंजीरों से? तो साथियों इस पंक्ति में आपका अतिशयोक्ति अलंकार है। ठीक है, विकल्प डी इसका सही जवाब है। तो हमने इस वीडियो को कंप्लीट किया और इसमें हमने शानदार 25 प्रश्न देखे। आपका स्कोर क्या रहा कमेंट जरूर करें साथियों। और छात्रावास अधीक्षक के लिए ब्रह्मास्त्र पीडीएफ आप तेज एजुकेशन ऐप पर वही प्राप्त कर सकते हैं। अनलिमिटेड टेस्ट जो है 500 प्लस लगभग टेस्ट आपको मिल जाएंगे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय महाकाल प्यारे साथियों।